Hello everyone, welcome back. So controversy breaks out over presence of Indian observer in Donbass referendum. आपको पता ही है एक दो दिन पहले रशिया ने जो लुहांस, डोनेस्क, जपोरिजिया, खेरसान के एरिया है इनमें वोटिंग्स कराई थी लोगों से कि आप रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। और जैसा कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट था, रशिया के फेवर में ये रिजल्ट आया और रशिया ने इन चारों एरियाज को अपनी टेरिटरी में मिला लिया है। अब क्रीमिया को इन्होंने 2014 में ऐसे ही रेफरेंडम के जरिए मिला लिया था। अब ये बोला जा रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, ये बोल दिया रशिया ने मीडिया को कि इंडिया से भी एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट था हमारे रेफरेंडम के दौरान। इसका पता है क्या मतलब है कि इंडिया इस हरकत में रशिया की हेल्प कर रहा है, रशिया को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है और रशिया के अपोज नहीं है। अगर मैं आपको दुनिया भर की कंट्रीज का टेक बताऊं रशिया के इस रेफरेंडम और जो वोटिंग जो कराई है रशिया ने इन चार एरियाज में उसके रिगार्डिंग, तो ज्यादातर कंट्रीज ने, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, यूएसए वगैरह, इन सब ने तो स्लैम करा है रशिया को कि फालतू में ये नकली चीज करवा के और इन चार एरियाज को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है रशिया। और इन रेफरेंडम्स को शैम बोला गया है। शैम मतलब नकली चीज है, आप बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सबको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। और क्यों पता है? देखो, बहुत ज्यादा लोगों ने तो वोट ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर वोट करते हैं, कल को अगर यूक्रेन अपने एरियाज को वापस ले लेता है तो उन लोगों पर फिर केस हो सकता है ट्रीजन का कि भाई आपने तो देशद्रोह का काम करा है। अगर आपने रशिया के फेवर में वोट करे हैं तो आप तो देशद्रोही हो, मतलब यूक्रेन के साथ आपने धोखा करा है। तो इस डर में लोगों ने वोट तक नहीं करी। बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज थी, जिसमें से ये बोला जा रहा है कि करीब 80 to 90% हर एरिया में रशिया के फेवर में आई। तो इसलिए रशिया ने इन चारों एरियाज को अपने टेरिटरी में मिला लिया है। जहां सारी कंट्रीज रशिया को स्लैम कर रही थी इस डिसीजन पर वोटिंग के, वहीं जब इंडिया से पूछा गया तो जयशंकर जी ने जस्ट इतना बोला कि वेट एंड सी। अब ऑब्वियसली वेट एंड सी बोला गया, पहले ये स्टेटमेंट आया और उसके बाद ये खबर आती है कि इंडिया ने अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वर भेजा है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया पहले से ही सोच रखा था कि हम तो रशिया के सपोर्ट में जाएंगे इस केस में, है ना। अब इसी के चलते बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने खबर छापना शुरू कर दिया कि इंडिया ने ऐसे से भेजा है, इंडिया रशिया का सपोर्ट कर रहा है, वो भी ऐसे डिसीजन में जहां उसको नहीं करना चाहिए। ये पूरा मामला क्या है और क्या इंडिया ने सच में कोई ऑब्जर्वर भेजा है अपनी साइड से? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर रशिया ऐसा क्यों बोल रहा है, ये सब डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इंडिया ने ये क्लेम करा है कि हम किसी भी कंट्री की साइड नहीं है इस वॉर में, हम पीस की साइड है। और दोनों ही साइड को अर्ज करा है इंडिया ने कि प्लीज एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करो। और जब रेफरेंडम के बारे में पूछा गया तो दिल्ली ने ये बोला था कि हम बिल्कुल भी फेवरेबली डिस्पोज नहीं है किसी भी साइड की तरफ। इन सब के बीच इस न्यूज का सर्कुलेट हो जाना कि इंडिया से भी कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट था वोटिंग के दौरान, काफी वरीसम बात है। और कमाल की बात यह है कि इंडिया खुद शौक में था कि हमने जब कोई भेजा नहीं तो हमारा नाम रशिया ले कैसे रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किसी भी ऑब्जर्वर को नहीं भेजा। तो ये कौन था जिसके बारे में बात करी जा रही है? देखो, रशियन ऑथोरिटीज ने ये मैसेज दिया कि पूर्णिमा आनंद, जो कि प्रेसिडेंट है ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की, वो वर्क कर रही है एज एन ऑब्जर्वर फ्रॉम इंडिया। और एक इंटरव्यू में पूर्णिमा आनंद ये कहती हुई मिली कि वेस्टर्न जो मीडिया है वो बोल रही है कि लोगों से गन पॉइंट पर बात करी जा रही है, गन पॉइंट पर वोटिंग कराई जा रही है। और हम आज यहाँ आए हैं देखने के लिए क्या ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि सभी फैमिलीज के चेहरे पर एक स्माइल है। वो रशिया का इनएलियनेबल पार्ट बनना चाहते हैं और वो खुश हैं, उनकी आंखों में होप शाइन कर रही है। वो एक पीसफुल लॉन्ग अवेटेड फ्यूचर की वेट कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ रशिया। और हर कोई ये समझता है कि इस रेफरेंडम के बाद वर्ल्ड एक नया होगा और नई हिस्ट्री क्रिएट करी जाएगी डोनबास रीजन में। अब भाई, आप एक तो इंडिया की तरफ से ऑब्जर्वर बन के चले गए, ऊपर से इंडिया को पता भी नहीं है। तीसरी बात, रशिया ने भी बोल दिया कि इंडिया एज एन ऑब्जर्वर प्रेजेंट था और इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म भी मिल गया इस चीज की वजह से। तो जब पता लगाया गया कि केस मैटर एक्चुअल में है क्या, तो पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट भेजा ही नहीं रेफरेंडम में, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव, ना ही कोई ऑब्जर्वर। और ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम नाम का कुछ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ब्रिक्स के अंडर, ना ही कोई इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स इनिशिएटिव के अंदर लिस्टेड है।
तो फिर ये है कौन, क्वेश्चन ये उठता है। तो पूर्णिमा आनंद ने खुद बताया कि जो ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम है वो एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है, लॉन्च करी गई थी आफ्टर द अराइवल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन 2014 और ये फॉलो कर रही है 2015 यूएफए ब्रिक्स डिक्लेरेशन। अब ये क्या है, इस डिक्लेरेशन में एक्चुअल में ये सब लिखा हुआ है कि जितने भी ब्रिक्स के नेशन है वो सब यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, काउंटर टेररिज्म के लिए काम करेंगे, ये सब बेसिकली है इस यूएफए डिक्लेरेशन में। अब इन्होंने बोला कि वो डिक्लेरेशन जो था दैट कॉल्ड फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव अंडर द ब्रिक्स, और इसीलिए हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा था। पूर्णिमा आनंद जी ने खुद एक्नॉलेज करी है ये चीज कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक्स के अंडर रजिस्टर नहीं है, और उन्होंने ये भी बोला कि हम ब्रिक्स में रजिस्टर होना चाहते हैं लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस हमें नहीं मिला जिसके जरिए हम अप्लाई कर सके। अब कंक्लूजन में बात यह है कि इंडिया ने अपनी तरफ से कोई ऑब्जर्वर या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, बट देखो रशिया यहाँ पे थोड़ा सा ना वेगली बात कर गया। रशिया ने मतलब बुलाया, ऑब्वियसली इंडिया से कोई प्रेजेंट था लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं भेजा था, ये बात मेंशन नहीं करी। तो बेसिकली वर्ल्ड को जो मैसेज मिला उनके इंटरव्यू से वो थोड़ा गलत मिला और रॉन्ग मिला, ठीक है। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.